अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दिन भर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपकी मेज़बान माहम साहिर और मैं हूँ इमरान सनाउल्लाह। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे 4.5 साल बाद PIA की यूरोप के लिए परवाज़ों की बहाली की। कौमी एयरलाइन पर पाकिस्तानी परचम 4.5 साल बाद यूरोप की फ़ज़ाओं का सफ़र करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान एयरलाइंस की फ़्लाइटें यूरोप के लिए 4.5 साल बाद बहाल हो गई हैं। पाकिस्तान एयरलाइंस की परवाज़ PK749 ने पेरिस के लिए उड़ान भर ली। कौमी एयरलाइन की परवाज़ पर 323 मुसाफिर सवार हैं। इस्लामाबाद में PIA की फ़्लाइटों के ऑपरेशन की बहाली के हवाले से तकरीब भी हुई, जिसमें वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने खुसूसी तौर पर शिरकत भी की। जी बिल्कुल, और इस बारे में हमारे नुमाइंदे उस्मान जबार ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो देख लें। 4.5 साल बाद फ्रांस के लिए PIA परवाज़ें बहाल। 317 मुसाफिरों को लेकर पहली परवाज रवाना। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का खैर मकदम। परवाज की रवानगी से कबल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि PIA अब बतदरीज पूरे यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन का आगाज करेगी। कोशिश होगी बरतानिया और अमेरिका के लिए भी जल्द डायरेक्ट परवाजें शुरू हो सकें। हमें फ़ख्र है कि हम आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है पूरा उतरते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में बरतानिया के लिए भी और USA के लिए भी हमारी फ़्लाइट्स का जो है वो इजरा होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हुकूमत चाहती है कि PIA की निष्कारी का अमल जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। इन 4.5 सालों में कई 100 अरब रुपए का नुकसान जो है वो PIA ने उठाया। 800 अरब रुपए का कर्जा है PIA के ऊपर इस वक्त। वज़ीर दिफा ने यूरोप के लिए PIA फ्लाइट्स के दोबारा आगाज पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुतलका इदारों की काविशों को भी सराहा। PIA का 4.5 साल बाद फ्रांस के लिए डायरेक्ट ऑपरेशन बहाल करना एक खुश आइंद इकदाम है। ताहम ज़रूरत इस अमर की है कि अमेरिका, बरतानिया समेत पूरे यूरोप में फ़्लाइट ऑपरेशन तेज़ किया जाए ताकि ये इदारा खसारे से निकलकर अपने पाँव पर खड़ा हो सके। कैमरामैन माजिद शाह के साथ उस्मान जबार, सुनो न्यूज़, इस्लामाबाद। रिपोर्ट आपने देखी। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की एयरलाइन पर पाबंदी क्यों लगी, तो आपको बताते जाएं। जून 2020 में PTI हुकूमत के वजीर बराए हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने 262 पायलट्स के लाइसेंस मशकूक करार दे दिए थे, और जिसके बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान की न सिर्फ बदनामी हुई बल्कि यूरोपियन यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने पायलट्स के लाइसेंस पर खदशात के बाद PIA पर पाबंदी आयद कर दी थी। बिल्कुल, और आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी पोस्ट पर मौजूद एक शख्स ने जो बयान जारी किया था, बयान दिया था, उसके बाद पाकिस्तान एयरलाइन को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ। ना सिर्फ पाकिस्तान एयरलाइन को बल्कि पाकिस्तान की साख भी पूरी दुनिया में मुतासिर हुई थी। इसको बहाल होने में 4.5 साल लग गए हैं। तो जितनी बड़ी पोस्ट उतनी बड़ी जिम्मेदारी, और ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान जो कि साबिका हुकूमत के वजीर गुलाम सरवर खान ने दिए थे, ऐसे बयान से गुरेज ही करना चाहिए। आगे बढ़ लेते हैं, कुछ बात करते हैं तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की तीसरी नशिस्त की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमती इत्तेहादी जमातों की मुज़ाकराती कमेटी के साथ मुज़ाकरात के तीसरे दौर से कबल ही PTI मुज़ाकराती टीम की बानी PTI से मुलाकात की कोशिशें कामयाब न हो सकीं। PTI के वकील फैसल चौधरी के मुताबिक उन्हें PTI के मुज़ाकराती टीम और साबिक वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात के लिए अडियाला इंतज़ामिया से रब्ता करने को कहा गया था, लेकिन दिन भर की कोशिशों के बावजूद जेल हुकाम ने उन्हें इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। अडियाला जेल ज़राए के मुताबिक बानी PTI से गुज़श्ता रोज़ जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात का दिन था। ताहम मुज़ाकराती कमेटी कोई PTI रहनुमा, वकील और फैमिली मेंबर मुलाकात के लिए नहीं आया। जेल मैनुअल के मुताबिक मंगल और जुमेरात जेल में मुलाकात के दिन मुकर्रर हैं। 1.5 साल के अरसे में पहली बार ऐसा हुआ है कि बानी PTI से कोई मुलाकात करने नहीं आया। जेल ज़राए के मुताबिक बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त मिलने या ना मिलने के बावजूद पार्टी रहनुमा और वकील अडियाला जेल पहुंचते रहे हैं। दूसरी तरफ ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ पार्टी रहनुमा बानी PTI से मुलाकात का इजाज़त मिलने का इंतज़ार करते रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना कैसर साहब। राना कैसर साहब, तीसरे दौर का जी आगाज़ होने जा रहा था, कहा जा रहा था जी मुज़ाकरात जो हैं मुतालिबात तहरीर करके दिए जाएंगे। अभी तक कोई ऊंट किसी करवट नहीं बैठ रहा मुज़ाकरात वाला, और बानी PTI से मुलाकात ही नहीं हो पा रही है। कैसे मुमकिन होंगे मुज़ाकरात? कब से ये मामला तूल पकड़े हुए है? देखिए माहम, इस सारी सूरत हाल से नतीजा ये निकलता है कि हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है,
کیونکہ اسی حکومت نے پی ٹی آئی کو یہ کمٹمنٹ دی تھی کہ اگر مذاکرات آگے بڑھتے ہیں، چونکہ پی ٹی آئی نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ ان کے بانی چیئرمین کے ساتھ رابطہ بحال ہونا چاہیے، میٹنگز ہونی چاہیے، تو حکومت نے یہ ایک اندیا دیا تھا، بلکہ ایک کمٹمنٹ دی تھی کہ حکومت یہ ملاقات کرانے پہ اور ہونے پہ وہ بالکل معترض نہیں ہے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گی۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے 2 دور ہو چکے ہوئے ملاقاتوں کے، اور پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ ان کو ایک ان انٹرپٹیڈ اور ایک ان مانیٹرڈ ایکسیس ٹو دیئر لیڈر ہونی چاہیے۔ حکومت ابھی تک یہ ملاقات کرانے میں ناکام ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے جی کہ وہاں پہ کوئی نہیں پہنچا، بھائی جب آپ نے طے ہی نہیں کیا اور وہاں پہ کس نے جانا تھا، کل سارا دن وہ انتظار کرتے رہے تو کسی نے کوئی ان کو ایک گرین سگنل یا گو ہیڈ نہیں دیا۔ دوسری بات آپ نے ماہم اور عمران آپ یہ بات کر رہے تھے کہ جیل مینول، دیکھیں جب کچھ ہونا ہوتا ہے اور کچھ کروانا ہوتا ہے اور کچھ کرنا ہوتا ہے تو یہ مینولز ڈو ناٹ میٹر۔ اس کی وجہ آپ کو یاد ہے کہ جب سنگجانی سٹ ان تھی، دھرنے کی بات ہو رہی تھی پی ٹی آئی کی، تو صبح 7 بجے جیل کے دروازے کھولے گئے تھے اور وہ بھی اگینسٹ دی جیل مینول تھا، کیونکہ جیل مینول کے مطابق صبح 10 بجے سے پہلے ملاقات نہیں ہوتی، تو صبح 7 بجے اگر وہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں تو اس وقت جیل مینول کہاں تھا؟ تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت جو ہے وہ اس وقت بے بس دکھائی دے رہی ہے، اور دونوں اطراف سے یہ ہمیں ایک ایسا لگ رہا ہے کہ سٹیل میٹ کی سچویشن ہے، ایک ڈیڈ لاک ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ حکومت پہلے کہتی تھی کہ پی ٹی آئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں، پی ٹی آئی راضی ہوگی، ان کے لیڈر نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی مذاکرات کا سلسلہ جاری ہو۔ اب ڈیمانڈ کی بات آ رہی ہے تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا، جو کل بات کی ہے شیخ وقاص اکرم نے، کہ جناب ہماری جو ڈیمانڈز ہیں ہم ان کو ان رائٹنگ فارم بھی دے دیں گے۔ پہلے تو یہ تھا کہ وہ ان رائٹنگ فارم نہیں دیں گے، تو جو کچھ کہا گیا اسی کو ایکسیپٹ کر لیا جائے۔ اچھا رانا صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو مذاکرات تو ہو رہے ہیں اور تیسرا دور ابھی ہونا ہے، آپ کی خیال میں مذاکرات جو ہیں وہ کس کو سوٹ کر رہے ہیں؟ اور ان مذاکرات میں کوئی ڈیڈ لاک آ جاتا ہے یا کرائسس پیدا ہو جاتا ہے، وہ کس کو سوٹ کرے گا پھر؟ دیکھیے کرائسس کی سچویشن اگر آتی ہے تو ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کو سوٹ کر رہے ہیں، ادروائز ان دونوں صورتوں میں تحریک انصاف کو سوٹ کر رہا ہے کہ وہ بات چیت بھی کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ اندیا بھی دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آگے چلے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایک ڈیڈ لاک کی سچویشن ہے اور وہ حکومت کی طرف سے ہے کہ وہ میٹنگز جو ہیں وہ جو ایکسیس ہے اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا۔ تو بنیادی طور پہ یہ ون ون سچویشن نہیں ہے، یہ آل ٹوگیدر ان دی فیور آف پاکستان تحریک انصاف جا رہی ہے، اور میرے خیال ہے لیکن رانا صاحب اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو پی ٹی آئی کو تو پھر مذاکرات کے ذریعے کچھ ملنا تھا نا، جو کہ نہیں ملے گا اگر مذاکرات نہیں ہوتے یا ڈیڈ لاک کا شکار ہوتے ہیں۔ حکومت کو اس تمام پروسیس سے کیا نقصان ہو شروع ہوئے؟ جی عمران بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ مذاکرات کیوں شروع ہوئے، کہ پاکستان میں ایک پولیٹیکل ٹرموائل تھا، کرائسس کی سچویشن بن رہی تھی، 26 نومبر والا معاملہ آپ کے سامنے ہے، تو پاکستان تحریک انصاف نے تمام اپنی پروٹیسٹ جو ہے، تمام جو ان کے کنسرنس تھے، انہوں نے کہا جی کہ ہم سڑک پہ نہیں آ رہے، مذاکرات کر رہے ہیں، اور 31 جنوری کی غالباً تاریخ بھی دی ہوئی ہے کہ اگر یہ مذاکرات 31 جنوری تک کسی کروٹ نہیں جاتے تو پھر وہ پی ٹی آئی اپنا ایک نیا لائحہ عمل لے کے آئے گی۔ تو میرا خیال ہے یا تو حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے۔ رانا کیسر صاحب آخری بات، آخری پوائنٹ یہ، آپ کو لگتا ہے مذاکراتی کمیٹیاں یہ معاملہ حل کر سکتی ہیں، کوئی اور اسٹریٹجی ہونی چاہیے مذاکرات کے لیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاکراتی کمیٹیاں تو اپیرنٹلی ہمیں دکھائی دے رہی ہیں کہ وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور یعنی 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اب تیسری کا انتظار ہے، لیکن آئی ٹیل یو آئی ایم کنونسڈ کہ ملاقات وہ نہیں ہے جو سامنے سامنے ہو رہی ہے، بیک ڈور چینلز بھی کام کر رہے ہیں، اور جو کچھ طے پانا وہ بیک ڈور چینل سے ہی طے پانا ہے۔ ٹھیک ہے، مذاکرات ہو بھی رہے ہیں اور ادھر بھی ہو رہے ہیں، اور شاید جیسے کہ رانا صاحب نے اشارہ کیا ہے، رانا صاحب کی تھوڑی سی بات کو زیادہ سمجھ لیتے ہیں ہم، اور یقیناً مذاکرات جو ہیں وہ ہونے چاہیے، مذاکرات سے ہی راستہ نکلتا ہے۔ رانا صاحب نے یہی بات کی کہ مذاکرات اگر حکومت کو کوئی فرق نہ پڑتا ہوتا تو پھر شاید یہ مذاکرات شروع ہی نہ ہوتے۔ دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ جی پروگرام میں اب کچھ بات کرتے ہیں کراچی کی سڑکوں پر موت بانٹتے ٹینکرز کی۔ کراچی کی سڑکوں پر دندناتے واٹر ٹینکرز اور ڈمپرز موت بانٹنے لگے ہیں۔ شہر قائد کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ٹریفک کے مختلف حادثات میں 6 افراد اپنی جانیں گنوا بیٹھے، جبکہ ٹینکر کی ٹکر کے 2 حادثات میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ شہید ملت روڈ بلوچ کالونی جانے والے ٹریک پر ٹینکر کی زد میں آ کر 2 افراد جاں بحق ہوئے اور ایک شخص زخمی ہو گیا۔ حادثے کے بعد ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا، جبکہ شہریوں نے واٹر ٹینکر آگ لگا دی۔
बल्दिया टाउन के करीब हब रिवर रोड पर भी वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि दोनों वाकयात के जिम्मेदार टैंकर ड्राइवर फरार होने में कामयाब हुए। ये हादसा है या गलती किसकी है, ये जानने के लिए रिपोर्ट दें। कराची की सड़कों पे दंदनाते वाटर टैंकर और डंपर्स शहरियों में मौत बांटने लगे। शहीद मिलत रोड पर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को रोन डाला। वाक़े में 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक और एक जख्मी हो गया, जबकि ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ। मौके पर मौजूद लोगों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक नामालूम कार सवार मोटरसाइकिलों को टक्कर मार के फरार हो गया। इसी दौरान पीछे से आने वाला टैंकर उन पर चढ़ गया। ये गाड़ी हैवी टैंकर पानी वाला टैंकर है, वो गाड़ी जो है ना वो मोटरसाइकिल बाइक है उसके साथ टकराई है, कार के साथ नीचे गिर गई है, ऊपर पीछे टैंकर आ था ऊपर चढ़ गया, इसके फर्स्ट ट्रैक पे ये गिरी हैं दोनों गाड़ियाँ। 2 रोज में तेज रफ्तार वाटर टैंकर की टक्कर से 4 अफराद जान की बाजी हार चुके। गुज़िश्ता रोज हब रिवर रोड पर भी तेज रफ्तार टैंकर ने 2 अफराद को मौत की नींद सुला दिया था। रवा माह 10 दिनों में 22 अफराद जाँ बहक हो चुके और 261 के करीब लोग जख्मी हुए। गवर्नर सिंध कामरान ठसूरी ने IG सिंध पुलिस से रिपोर्ट तलब करते हुए खूनी टैंकर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की हिदायत कर दी। नाज़रीन, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे कबल भी कराची में ऐसे वाक़यात का होना मामूल की बात है। गुज़श्ता दिनों कराची के इलाके काठोर के पास कार सवार की टक्कर से ज़ख्मी होने वाला कोस्ट गार्ड चल बसा और कार सवार कुछ दूर जाने के बाद अपनी कार छोड़कर फरार हो गया, जबकि वाक़े का मुकदमा दर्ज करके कार सवार की तलाश की जा रही है। ऐसे वाक़यात रोज़ बरोज़ हमें बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे शामिर से। शामिर, ये बताइएगा, पहले भी हम ये सुनते आए हैं कि सख्ती की जा रही है और जो हैवी ट्रैफिक है उसका दाखिला ममनू है, ख़ास तौर पर उसकी सेफ्टी चेक की जाएगी और इस पर मज़ीद सख्ती भी की जाएगी, लेकिन हादसात हैं कि वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस वक्त कितनी सख्ती की जा रही है और ऐसे हादसात से बचने के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे आने वाले दिनों में? जी देखें, सख्ती की बात अगर की जाए तो सख्ती यकीनी तौर पर की जा रही है, लेकिन हैवी ट्रैफिक जिसमें कंटेनर्स या फिर हम देखते हैं कि वो हैवी ट्रैफिक जिस पे जो है जो कि माल बरदार होते हैं उनका यकीनी तौर पर टाइम की किसी हद तक हम देखने की पाबंदी देखी जा रही है। रात 11 से सुबह 6 तक ही इनको इजाज़त होती है शहर की सड़कों पर आने की, लेकिन इसके अलावा जो एसेंशियल गुड्स वाले जो हैवी ट्रैफिक है जिसमें वाटर टैंकर्स हैं और दीगर ऐसी जो हैवी ट्रैफिक है जो कि खाने पीने की चीज़ लेके जो है वो शहर में मूवमेंट करती है, उसकी रोकथाम जो है वो ताहाल नहीं की जा सकती। वो ट्रैफिक पुलिस का भी यही कहना है कि शहर की सड़कों पे जो है इनको सफ़र करने की इजाज़त है और यही हादसे का सबब भी बनती जा रही हैं। आज भी जो शहीद मिलत रोड पे एक ट्रैफिक हादसा पेश आया, अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा था, तो हम उस ट्रैफिक हादसे में गलती तो कार सवार की थी जिसने मोटरसाइकिल सवार अफराद को टक्कर मारी और फिर वहाँ से फरार हो गया, लेकिन पीछे से आने वाला जो वाटर टैंकर था वो उन मोटरसाइकिल सवार अफराद पे चढ़ दौड़ा, जिससे दोनों जो है वो जाँ बहक हो गए। गुज़िश्ता रोज़ बल्दिया के इलाके में हब रिवर रोड पे भी एक ऐसे अफसोसनाक हादसा पेश आया जहाँ पे वाटर टैंकर जो कि तेज रफ्तार था उसने 2 मोटरसाइकिल सवार नौजवानों को टक्कर मारी। ऐसे बहुत से हादसात हैं। 9 दिनों में हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक हादसात में 22 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 261 जो हैं वो जख्मी हैं। तो ये जो फरार हुए हैं ड्राइवर्स, इनको पकड़ने में कोई पुलिस कामयाब हो पाई है? मुकदमे दर्ज हुए, आगे क्या कार्रवाई? दूसरा, आप ये कह रहे थे कि वाटर टैंकर जो हैं वो ट्रैफिक के साथ साथ ही रवां दवां होते हैं, तो इनका कोई टाइम फ्रेम सिलेक्ट नहीं होता कि इस टाइम में या इस टेन्योर में आप पानी सप्लाई कर सकते हैं? जी देखें, शहर में एक तो पानी की किल्लत का बड़ा सामना है, यही वजह है कि वाटर टैंकर्स की मूवमेंट जो है उसको रोकना जो है वो खासा मुश्किल है, क्योंकि शहरियों की ज़रूरत होती है, शहरियों को अपने घरों पे पानी की ज़रूरत होती है, वो पहुंचाने के लिए वाटर टैंकर शहर की सड़कों पे रहते हैं। अगर उनको रोका जाए तो शहरी एक बार फिर से परेशानी का शिकार हो जाएंगे। दूसरी बात ये, जहाँ तक आपने कानूनी कार्रवाई की या गिरफ्तारियों की बात की, तो वहाँ पे बेशतर ऐसे हादसात होते हैं जिसमें हम देखते हैं जो मुतासरीन होते हैं उनके अहल खाना की जानिब से कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। हालांकि पुलिस और ट्रैफिक पुलिस इस बार को जो है वो शहरियों से खासा दरख्वास्त करती है कि कानूनी कार्रवाई की जाए। बाकायदा तौर पर जो ट्रैफिक हादसे का शिकार लोग होते हैं उनको एक इंसेंटिव भी जो है वो दिया जा सकता है, लेकिन जो ज़्यादातर मुतासरीन हम उनको यही देखते हैं कि पुलिस पे अदम एतमाद या फिर किसी प्रेशर के बायस जो है वो अदम एतमाद ही रहता है। शामिर हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। और आए रोज़ मामूल बन गए ऐसे हादसात और इंतज़ामिया को चाहिए कि हरकत में आए, कोई टाइम फ्रेम रखे। ऐसे टैंकर्स जो इधर जो पानी सप्लाई कर रहे होते हैं, या बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं जो काम आते हैं कराची में, क्योंकि पानी की भी सप्लाई के मसाइल बहुत हैं, जिसकी वजह से ये टैंकर्स मुतहरिक तो होते हैं, पानी सप्लाई करते हैं, लेकिन आवाम की सहूलत के लिए एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी ख्याल रखा जाए कि इन हादसात को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई एक्शन लिया जाए। लेकिन काफ़ी बड़े शहरों में हमने ये भी देखा है कि जो हैवी ट्रैफिक है वो रात 12 बजे के बाद उसको एंट्री की इजाज़त मिलती है, लेकिन अगर दिन
दिन भर यही सिलसिला चलता रहेगा तो ऐसे वाक़यात होते रहेंगे और कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया होती रहेंगी। आगे बढ़ते हैं जी, एक और अहम मामले पर बात करनी है, वो है पोलियो से मुताल्लिक हुकूमत पाकिस्तान के 2024 के इख्तिताम पर पोलियो वायरस के खात्मे के सब दावे हवा हो गए। पाकिस्तान में गुज़श्ता 30 बरस से कतरे पिलाने की मुहिम जारी है और हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान की हालत हमसे बेहतर है। गुज़श्ता साल अफ़गानिस्तान में 25 और पाकिस्तान में पोलियो वायरस से मुतासरा 70 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। क्योंकि मुल्क के 3 सूबों के सिवरेज में पोलियो वायरस के होने की तस्दीक हो गई है। इसी तमाम तर मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर सज्जाद, जनरल सेक्रेटरी PMA है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा, हम अरसे से देख रहे हैं कि पोलियो मुहिम भी चल रही है लेकिन पाकिस्तान से पोलियो का खात्मा हम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। हदफ भी मुकर्रर किया जाता है कि इतने बच्चों को पिलाए जाएंगे पोलियो के कतरे और खात्मा किया जाएगा। क्या वजह है, हम क्यों इस पे सख्त एक्शन लेकर पोलियो का खात्मा नहीं कर पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमारे मुल्क से पोलियो का खात्मा उस वक्त तक नहीं होगा जब हम प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं बनाएंगे। मसला ये है कि हमें उससे ये देखना पड़ेगा कि हम किस कॉज से ये वायरसेस हम फैलता है। जब तक पाकिस्तान के अंदर जो है आप जो सैनिटेशन सिस्टम है अगर वो खत्म नहीं होगा, सही प्रॉपर नहीं होगा, तो उस वक्त तक हम इसका खात्मा नहीं कर सकते। अभी भी देखिए कितनी सारी जगहों पे जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वहां पे पोलियो के वायरसेस डिटेक्ट हो चुके हैं। तो हमें एक तो ये इसके कॉज को देखना पड़ेगा, उसको रिमूव करना पड़ेगा। सेकेंडली, पोलियो को खत्म करने के लिए ये जरूरी है कि एक आम आदमी को जो कि शहर के में भी बैठा, डॉक्टर साहब हम आपको दुरुस्त तरीके से सुन नहीं पा रहे, हम आपसे दोबारा राब्ता करेंगे। डॉक्टर साहब बड़े अहम मुद्दा उठा रहे हैं। पोलियो होता है कि हमें एक अवेयरनेस की बात करनी पड़ेगी। जी 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 जी, आ रही है आवाज? जी फरमाइए। मेरी आवाज आ रही है? जी फरमाइए। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि जो दूसरी बात ये है कि इसकी जी अवेयरनेस की बम्बार्डमेंट करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि पोलियो है क्या, पोलियो का वायरस है क्या, वो करता क्या है। तो हमें अवेयरनेस ऐसी देनी पड़ेगी कि लोग, एक आम आदमी को भी समझ जाना चाहिए कि जी पोलियो वायरस की समस्या, और ये बच्चों को ही ज्यादा होता है तो उसको वो बच्चा हमेशा के लिए अपाहज हो सकता है, माजूर हो सकता है। तो इसको अगर बार बार लोगों को बताया जी, ये डॉक्टर साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये अवेयरनेस जो है वो फैलानी चाहिए और सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि पोलियो वायरस के जो कतरे हैं, पोलियो से बचाव के जो कतरे हैं वो सबने पीने हैं। लेकिन डॉक्टर साहब एक और सूरत हाल ये है कि चलें केपी की अगर दूर दराज इलाकों की बात कर लें या बलूचिस्तान के बहुत दूर दराज इलाकों की बात कर लें, हो सकता है वहाँ पर टीमें प्रॉपर तरीके से पहुँच ना पा रही हों या वहाँ पर अवेयरनेस ना हो, लेकिन कराची में भी ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं। तो शहरों में भी और कराची जैसे बड़े शहर में ऐसे केसेस का सामने आना कितना हैरान कुन है आपके लिए? जी बहुत हैरान कुन है, लेकिन मैं फिर यही कह रहा हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि शहर में जो लोग रहते हैं उन सबको ये पता है कि व्हाट इज पोलियो और ये पोलियो करता क्या है। ये जरूरी नहीं है सबको पता हो। तो इस वजह से नंबर एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि जी जो डिनायल सिस्टम है, जो मिसकंसेप्शन है, जो रिफ्यूजल है, वो उसका रीजन आपको मिसकंसेप्शन दूर करना पड़ेगा कि जी लोग आपको मना करते हैं कि मिसकॉन्सेप्शन को दूर करना पड़ेगा। डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब थे, बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। और ये वाकई सच है कि हम बारहा जिक्र भी कर चुके हैं पोलियो के हवाले से अपने प्रोग्राम में। कोई मिथ पाई जाती है, पेरेंट्स जो हैं वो अवॉइड करते हैं, अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते हैं। तो अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। हुकूमत अपनी तरीके से काम तो कर ही रही है, इकदाम भी कर रही है, लेकिन आवाम को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। और मुहिम चलती भी है और हम कहते भी हैं कि अगर आज आप पोलियो के कतरे पिलाएंगे तो कल को आपका बच्चा चल सकेगा। खैर, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जी। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कार्रवाई मुअत्तल करने की दरख्वास्त 4 के मुकाबले में 5 वोटों के मुकाबले से मुस्तरद कर दी है। अमरीका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को मालियाती फ्रॉड केस में आज सजा सुनाई जाने का इम्कान है। डोनाल्ड ट्रंप को कारोबार में जालसाजी के मुल्जिम की हैसियत से सजा सुनाई जाएगी। अगर अमरीकी सुप्रीम कोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुनाती है तो डोनाल्ड ट्रंप पर अमरीकी सदारत संभालने वाले पहले मुजरिम बनने का दाग लग जाएगा। अदालत को फैसला सुनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की अदालत में पेशी जरूरी नहीं है। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप ने
کچھ روز قبل سزا سنانے والے جج کو تبدیل کرنے کا بھی مطالبہ کیا تھا، جبکہ بعد ازاں نو منتخب امریکی صدر نے سزا سنائے جانے کے فیصلے کو تقریب حلف برداری تک مؤخر کرنے کی استدعا تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی کوشش ہے کہ ان کی تقریب حلف برداری جو کہ تقریباً 10 روز کے بعد ہے، 20 تاریخ کو انہوں نے اپنے عہدے کا حلف اٹھانا ہے، لیکن اس سے پہلے ان کو سزا ہو جائے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی تاریخ کے وہ پہلے صدر ہوں گے جو کہ سزا یافتہ ہوں گے۔ فی الحال یہاں پر ہم نے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، آپ لوگ ہمارے ساتھ میں آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اور اہم معاملے پر بات کرنی ہے ہمیں۔ کوئٹہ میں اسپین کارز کے علاقے سنجدی میں کوئلے کی کان میں گیس بھر جانے کے باعث دھماکہ ہو گیا۔ چیف مائنز انسپیکٹر کے مطابق دھماکے کے باعث کان بیٹھ گئی ہے، اور کان بیٹھ جانے سے 12 کارکن گزشتہ روز پھنس گئے تھے۔ 18 گھنٹے بعد بھی 4 کارکنوں کی لاشیں نکالی گئی ہیں، جبکہ باقی افراد کو ریسکیو کرنے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ میں جوائن کر لیا ہے ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند صاحب نے، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نمائندے فضل طواب بھی موجود ہیں۔ سب سے پہلے فضل، آپ سے جاننا چاہیں گے یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا، اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ دیکھیے اس طرح ہے کہ یہ تقریباً کوئٹہ سے 120-130 کلومیٹر دور علاقہ ہے، نوائی علاقہ سنجدی کے مقام پر گزشتہ روز 5 بجے کے وقت یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ وہاں پر کوئلہ خان ہے جس میں زہریلی گیس بھر جانے کے باعث دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 13 کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ پھنس گئے ہیں، اور ان کے ریسکیو کے لیے اب تک 24 گھنٹے گزر چکے ہیں کہ ریسکیو آپریشن کے باوجود اب تک تمام کارکنوں کو نہیں نکالا گیا ہے۔ تاہم اب تک 4 کارکن ایسے ہیں جن کی لاشیں جو ہے وہ نکال لی گئی ہے، اور اب بھی ریسکیو حکام سے ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ کان جو ہے وہ بہت گہری ہے اور اس میں زہریلی گیس جمع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے۔ تاہم اس وقت بھی جو ریسکیو آپریشن ہے وہ جاری ہے، کارکنوں کو نکالنے کے لیے پی ڈی ایم اے، ضلعی انتظامیہ، فرنٹیئر کور، لیویز تمام ادارے جو ہے وہاں پر موجود ہے، ریسکیو آپریشن جو ہے جاری ہے۔ تاہم یہاں پر یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ آج بلوچستان میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اس طرح جو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جو کوئلہ کان ہے وہاں پر اس طرح کے واقعات اور حادثات رونما ہوتے رہے ہیں، جس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کوئلہ کانوں میں حفاظتی اقدامات نہیں ہیں، کوئی سہولیات موجود نہیں ہے، اور صحت کے حوالے سے جو فرسٹ ایڈ کی سہولیات ہونی چاہیے وہ جو ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات آئے روز رونما ہوتے ہیں، اور صحت کے حوالے سے سہولیات نہیں، جس کی وجہ سے ایسے 15 واقعات ہوتے ہیں۔ شاہد رند ہمارے ساتھ موجود ہیں، کہیے گا جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ ابھی بھی کارکن موجود ہیں، تو 24 گھنٹے ہو چکے ہیں، آپریشن کب تک مکمل کر لیا جائے گا؟ دوسرا، جیسے کہ ہمارے رپورٹر نے بتایا کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، 12 ایسے واقعات ہو چکے ہیں، کوئی صحت کے سہولیات ہی نہیں ہوتے، حکومت کیا مدد فراہم کرتی ہے؟ جی دیکھیں، گزشتہ روز یہ افسوسناک واقعہ کوئٹہ سے تقریباً 40 کلومیٹر دور سنجدی کے علاقے میں پیش آیا، اور جیسے ہی واقعہ پیش آیا، واقعے کے فوری بعد صوبائی وزیر معدنیات شعیب نوشیروانی نے اس واقعے کا نوٹس لیا اور چیف انسپیکٹر مائنز کو جائے حادثہ پر روانہ کیا۔ اس کے بعد چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی کی ہدایت پر پی ڈی ایم اے اور ضلعی انتظامیہ کی ٹیمیں بھی وہاں پہنچی، اور جو ابتدائی ریلیف کا آپریشن تھا اس کے دوران یہ کوشش کی گئی کہ مائن میں جو گیس بھر گئی ہے اسے اخراج کے لیے راستہ بنایا جائے، تو اس وقت بھی مائن مزید دبی، اور اس کی وجہ سے بھی جو ریسکیو کا کام تھا اس میں تھوڑا سا مشکلات پیش آئیں۔ تاہم ابھی تک 4 لاشیں نکال لی گئی۔ اطلاعات کے مطابق 12 کے قریب مزدور اس مائن میں کام کر رہے تھے، اور جمعرات کے روز ویسے تو روٹین کے حساب سے جہاں وہ مائن مزدور کام کرتے ہیں جمعرات کے روز وہاں چھٹی ہوتی ہے، لیکن اس مائن پر چھٹی کے باوجود بھی کام جاری تھا، جس کا نوٹس وزیر معدنیات نے لیا ہے اور واضح ہدایات دی ہیں اپنے محکمے کو کہ اس مائن کے جو مالک ہیں ان کے خلاف اس کا مقدمہ درج کیا جائے۔ اچھا شاہد صاحب، یہ بھی بتائیے گا، جیسے کہ 24 گھنٹے تو ہو چکے ہیں اس آپریشن کو، ابھی تک آپ بتا رہے ہیں کہ 4 کارکنوں کی لاشیں جو ہے وہ نکال لی گئی ہیں، 8 لوگ ابھی بھی اندر ہیں جن کو نکالنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بتائیے کیا ان کے زندہ رہنے کی اب کوئی امید باقی ہے، اور یہ ریسکیو آپریشن کب تک مکمل کر لیا جائے گا؟ دیکھیں، موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جس طرح کی صورتحال ہے اس صورتحال میں کوئی معجزہ ہی ہو سکتا ہے کہ اگر ان کی زندگی بچے۔ ادروائز گیس بھر جانے کی وجہ سے جب مائنز بیٹھ جاتی ہیں تو اس کے بعد وہاں پہ آکسیجن کے لیے کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم یہ امید کر سکیں کہ ان میں سے کسی کی زندگی بچ سکے۔ اچھا شاہد صاحب، جیسے کہ ہم بات پہلے بھی کر رہے تھے کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، حفاظتی اقدامات نہیں کیے جاتے، جس کی وجہ سے ایسا واقعہ ہونے کے باوجود جو ہے وہ جانیں نہیں بچا پاتے ہم لوگ، تو کیسے حفاظتی اقدامات یہاں پر ہونے چاہیے؟ یہ حکومت اس کو کتنا سنجیدہ لے رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے؟ پھر
देखिए, हुकूमत अपनी पूरी ये कोशिश कर रही है। सबसे पहले जो ये माइन ओनर्स हैं, ये अपने मजदूरों को रजिस्टर्ड ही नहीं करते, ना तो वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में रजिस्टर्ड करते हैं, ना कहीं और लाजमी सी बात है जो कवानीन या जो तरीक़ाकार जो राइज है माइनिंग के लिए, अगर उनको इख्तियार करें तो उसके लिए जिन जिन SOPs की ज़रूरत होती है उसे फॉलो नहीं किया जाता, जिसकी वजह से वक्तन फ़वक्तन महकमा मादनियात जो है इन माइन ओनर्स को जुर्माने भी आयद करता है, इनकी माइंस को सील भी करता है। और इस वाक़े के बाद लाजमी सी बात है, वज़ीर मादनियात ने वाज़ेह हिदायत दी है मुकदमे के इंतराज की माइन ओनर पर, तो उसके बाद देखेंगे कि मज़ीद इसमें क्या क्या हो सकता और उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए काम किया जाए। सही, तो मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, आगे कार्रवाई बढ़ाई जाएगी। शाहिद रिंद हमारे साथ मौजूद थे और फजल तवाब हमारे नुमाइंदे हमें इस तमाम तर सूरत हाल से आगाह करे थे। आपका भी बहुत शुक्रिया। ये है कि जितने भी कारकुन जो फंसे हुए हैं, कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होता है, और इंतज़ामिया को, हुकूमत को भी चाहिए कि हिफाजती जो सहूलियात हैं वो दे, उनको सेहत की सहूलियात फराहम करे ताकि ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। आगे बढ़ेंगे जी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजल्स में तारीख की बदतरीन आग लगने से 5 अफराद हलाक, जबकि 6000 घर और इमारतें जलकर राख हो गई हैं। दूसरी तरफ खाली घरों में, इमारतों में डकैतों ने लूट मार भी की है। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक इस आग से 32,000 से ज़ायद एकड़ रकबा वहाँ पर वादियाँ उजड़ चुकी हैं। प्रोग्राम में यहाँ वक्त हुआ ब्रेक। आप हमारे साथ। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। सरगोदा शहर में ट्रैफिक सिग्नल्स गैर फाल हो गए, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासर है। कई साल गुजरने के बावजूद ट्रैफिक सिग्नल्स की मुरम्मत ना हो सकी। शहरी मिनटों का सफ़र घंटों में तय करने पर ना सिर्फ मजबूर हैं, बल्कि शहर में पैदल चलना भी अब दुश्वार हो गया। जी बिल्कुल। सरगोधा में बम चौक, नूरी गेट, शाहीन चौक, सिटी स्टॉप जैसे इलाकों में ट्रैफिक का बहाव इस कदर बढ़ गया है कि अस्पताल जाने वाली एम्बुलेंसेज भी अक्सर ट्रैफिक में फंसी रहती हैं। इस पर एक स्पेशल रिपोर्ट भी तैयार की गई है, वो भी देख लेते हैं। सरगोधा शहर में ट्रैफिक का निज़ाम इंतहाई नरम बरम होकर रह गया है। शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक जाम रहना भी मामूल बनकर रह गया है। ट्रैफिक एहलकार तैनात ना होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हो रही है। शाहीन चौक, नूरी गेट, सिटी स्टॉप और इसके अलावा बम चौक के बारे में बात की जाए तो वहाँ पर घंटों घंटों ट्रैफिक जाम रहना भी मामूल बनकर रह गया है। यहाँ पर लोगों से भी बात करेंगे कि आया कि उनकी मुश्किलात में किस हद तक इजाफा हुआ है, और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से भी बात करेंगे कि वो शहर भर में लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल्स को बहाल क्यों नहीं करते। चलिए उन्हीं से बात कर लेते हैं। ट्रैफिक के काफ़ी जो है ना वो मुश्किलात हैं आने जाने के लिए, और जो सिग्नल वगैरह हैं वो भी काम करना उन्होंने छोड़ दिया है। इसलिए जो है गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो है वो जो एहलकार है वो भी जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है उधर तैनात करे। चारे तो बंद पड़े हैं, इधर तो कोई बंदा नहीं है ना, चारे तो चल ही नहीं रहे, ट्रैफिक वाला नहीं है इधर, और सामान साफ खराब है। इतनी बड़ी मिसमैनेजमेंट है कि अभी तक किसी के काबू में ये मसला नहीं आ रहा। जो एम्बुलेंस भी बाज़ औक़ात रश में फंस जाती है और मरीज जो है वो शदीद जख्मी हालत में तड़पता रहता है। इधर जो इशारे लगाए थे ना गवर्नमेंट ने वो भी सारे बंद पड़े हैं, और इधर कोई ट्रैफिक वाला नहीं होता। वो रेल आती है उधर फाटक बंद हो जाता है, ये सारा ट्रैफिक इधर जाम हो जाता है। सिग्नल वगैरह जो ट्रैफिक के हैं ये कोई बहाल नहीं हुए, ये होने चाहिए। ये लाजमी ट्रैफिक का जो निज़ाम है थोड़ा सा दरम बरम हुआ है, ये लाजमी होना चाहिए। जाम चौक हो गया, ये चैन चौक हो गया, जो भी है बहुत ज़्यादा ना ट्रैफिक का लगार बात है नात है, और ना ही कोई प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है इनका। तो कितने परेशान हैं, हर जगह इतना रश है कि कोई आदमी किसी जगह टाइम पे नहीं पहुंच सकता। आवाम तो कोऑपरेट कर रही है, इंतज़ामिया को भी करना चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए हमने मरासला भिजवा दिया है, जल्द अज जल्द ये लग जाएंगे, इंस्टॉल हो जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला सरगोदा की तमाम शाहराहों पे अब आपको ट्रैफिक का पहिया बिल्कुल स्मूथली चलता नजर आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह। सरगोदा शहर में बढ़ते हुए ट्रैफिक के मसाइल को फौरन हल करना चाहिए, जबकि मेन चौक चौराहों में जो लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उनकी मरम्मत के लिए भी इक़दाम करने चाहिए ताकि शहरियों की ज़िंदगी की हिफाजत की जा सके। कैमरामैन शाहिद के साथ अली रज़ा, सुनो न्यूज़, सरगोदा। और इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जाता है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।